Okay, so today topic is concept of orbital. मीन्स ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, हमने ये सब डिस्कस करना है. देखो लास्ट टाइम हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में. तो हमने देखा था कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है दैट डिपेंड्स अपॉन दी 3 कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो उसमें हमने डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर साई अपॉन डेल्टा जेड स्क्वायर, और साथ में हमारे पास कुछ और कंपोनेंट्स थे जो एनर्जी के कंपोनेंट थे. तो हमने यहाँ पे देखा था कि इसको हमने सिंपली लैप्लेशियन ऑपरेटर भी बोला था. ठीक है, जहाँ से हमें पता चला था कि ये जो फंक्शन है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो वेव नेचर है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन का जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा तीनों डायरेक्शन में हो सकता है. तो यहाँ से कंसेप्ट आया कि जो ऑर्बिट बोहर ने कहे थे अपने मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो वो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से हमें पता लगा कि नहीं, ये 3 डायमेंशनली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो उनकी प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, जो हमने साई स्क्वायर निकाला था, दैट इज विच इज़ नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और ये हमने देखा कि ये हमारी तीनों डायरेक्शन में हो सकती है. तो यहाँ से कंसेप्ट निकल के आया हमारे पास ऑर्बिटल का. ओके, सो व्हाट इज अ ऑर्बिटल एक्चुअली, वो हमने डिस्कस करना है. देखो है क्या चीज़ ऑर्बिटल. जो है हमने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी एंटायर रीजन ऑफ स्पेस जो है हमारे पास. ठीक है, उसको हम ऑर्बिटल कह देते हैं. मींस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम मूव करते हैं तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिममली क्या हो सकता है हमारे पास पॉसिबल हो सकता है. ठीक है, अब 3 डायमेंशनल की बात कर रहे हैं तो वो किसी जगह पे भी हो सकता है. ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहे, हमने ये तो दिखा दिया कि 2 डायमेंशनल में लाइंस दिखाई हैं. ऐसी लाइंस क्या है, आगे को भी हो सकती है, पीछे को भी हो सकती हैं. ओके, तो मीन्स अगर हम पीछे को दिखाएं तो ये लाइंस पीछे को जा सकती हैं, अगर हम आगे को दिखाएं तो हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं. तो मीन्स ये जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो 3 डायमेंशन में कहीं भी हो सकती है. ओके, so what is an orbital? The orbital is the region in the 3-dimensional space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. मीन्स अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रहेगी 3-dimensional स्पेस में, दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल. ओके, तो अगर हम एक बाउंड्री ड्रॉ कर दें इस न्यूक्लियस के अराउंड, हम एक बाउंड्री अगर ड्रॉ कर दें तो ये वो बाउंड्री है कि इस बाउंड्री के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 3-dimensional स्पेस में क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी. सो मीन्स वी कैन से कि द 90 to 95% जो प्रोबेबिलिटी रहेगी इलेक्ट्रॉन की वो इस बाउंड्री के अंदर रहेगी. ठीक है, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे चांसेस है कि 5 to 10% वो इस बाउंड्री के बाहर भी हो सकते हैं. तो इसलिए हम ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है 3-dimensional स्पेस में उसको हम एक बाउंड्री से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. क्यों? अगर हम बाउंड्री लगा देते हैं मीन्स वो वहाँ पे कन्फाइंड हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर नहीं जा सकते. अब इस बाउंड्री का यहाँ पे मतलब क्या है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी उसकी मैक्सिमम है. तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हम न्यूक्लियस के अराउंड क्या करें, कुछ डॉट्स लगा दें ऐसे. ठीक है, जो क्या है, जो ये डिस्टेंस है न्यूक्लियस से यहाँ तक का, ठीक है, इस रीजन में हमारे पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी रहेगी. ठीक है, इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं. तो मीन्स हम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी दिखा सकते हैं इस तरीके से. तो जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है वो अराउंड द न्यूक्लियस रहती है. जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम डिस्टेंस दूर जाते जाएंगे उनकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, कम होती जाएगी. क्योंकि हमने देखा है कि इस बाउंड्री तक प्रोबेबिलिटी क्या है उसकी 95% है, इसके बाहर भी क्या प्रोबेबिलिटी है 5 to 10% है. मीन्स प्रोबेबिलिटी लेस है. तो अराउंड द न्यूक्लियस प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एंड बियॉन्ड द न्यूक्लियस और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस. ओके, तो जो इसकी हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम बिल्कुल न्यूक्लियस के पास दिखाई देती है. और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो ये जो रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो क्या होता रहता है, थोड़ा सा लाइटर होता रहता है. ठीक है, यहाँ पे बहुत डेंस है हमारे पास. जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो रीजन है वो क्या रहेगा, लेस डेंस होता जाएगा. और हम कह सकते हैं कि एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट उसके चांसेस बहुत कम होंगे. ओके, तो ये कन्फाइंड एक रीजन हम नहीं बना सकते कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी इस रीजन के अंदर ही कन्फाइंड रहेगी. दैट कैन बी आउटसाइड ऑफ दिस रीजन. ओके, सो दिस इज नोन एज द ऑर्बिटल. इसके बाद हमारे पास टर्म आती है क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स क्या है वो डिस्कस करते हैं हम. तो व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स. अब बोहर ने क्वांटम नंबर्स को डेजिग्नेट किया था, डिफाइन किया था एज दे स्पेसिफाई द पोजीशन एंड एनर्जी. मीन्स उसने कहा था कि क्वांटम नंबर्स आर दोज
which specify the position and energy of electrons in an atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम. ओके, तो इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, एनर्जी है किसी एटम में, उसको जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं. ठीक है, बट जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व हुई हाइड्रोजन एटम के लिए, हमने सॉल्व किया तो उसमें देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी एटम में, दैट इज करेक्टराइज्ड बाय 3 सेट्स. ओके, 3 सेट्स ऑफ नंबर्स है, वो क्या होता है, डिफाइन होता है. तो वो नंबर जो है उनको हम क्वांटम नंबर कह देते हैं. ठीक है, और वो कौन कौन से नंबर थे, एक n था, एक l है और एक m है. ठीक है, ये 3 नंबर हमारे पास जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये 3 क्वांटम नंबर वहाँ पे हमारे पास आते हैं, जो क्या है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी और बाकी सारी जो उसकी जो मूवमेंट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इन एडिशन टू दीज 3 नंबर्स, another quantum number is also needed to specify the spin of the electron. ठीक है, and that is denoted by s. ये बाद में इंट्रोड्यूस किया गया, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमारे पास नहीं आया. ठीक है, ये 3 क्वांटम नंबर आते हैं. ठीक है, ये हम खुद बीच में एक ऐड ऑन करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में बताता है. ओके, तो अब इन क्वांटम नंबर्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिटेल में. तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वांटम नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल quantum number. Okay, so what is principal quantum number? This is the quantum number which determine the main energy level in which the electron is present, or you can say it determines the main energy level which an electron occupies. Okay, so this is represented by a symbol n. Okay, so this n can have the integral values starting from 1. So it has the value 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, so this quantum number which represent the main energy level, so we can say that this represent the shell. Okay, so this quantum number is also regarded as the shell. Okay, so shell with n is equal to 1 is called as the first shell. उसको हम first shell कह देते हैं. और अगर n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो दैट इज नोन एज द सेकेंड शेल, एंड n इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट द थर्ड शेल, दैट रिप्रेजेंट द थर्ड शेल एंड सो ऑन. ओके, सो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, उसको हम फर्स्ट शेल कहते हैं. इसको हमने यहाँ पे एक सिंबल k से रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल k से. n जो इज इक्वल टू 2 है, इसको हम l से रिप्रेजेंट करते हैं. n इज इक्वल टू 3 को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं. और n इज इक्वल टू 4 मीन्स हमारे पास जो फोर्थ शेल है, फोर्थ शेल को हम जो है n से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सो ऑन. इसके बाद o p के वो ऐसे आते जाएंगे. ठीक है, k से स्टार्ट होते हैं, आगे चलते जाते हैं. ओके, सो as we said, the n determine the main energy level or the shell of the particular electron. So by using the quantum number n which determines the energy, so how can we determine the energy? So we have a formula which we have derived from the Schrödinger wave equation, that is En is equal to minus 2 pi square m e4 upon n square h square. Okay, तो इसमें हमारे पास पाई एक कांस्टेंट है, E is a constant, that is charge of the electron, mass of electron is constant. ठीक है, H भी constant है हमारे पास. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास अगर हम सबकी वैल्यूज पुट करते हैं सिर्फ n को छोड़ के, तो हमारे पास एक यहाँ पे वैल्यू आती है, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज 2.18 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 18 अपॉन n स्क्वेयर, एंड यूनिट्स आर जूल पर एटम. ओके, फर्दर इसको हम पर मोल में चेंज करते हैं, तो वी हैव माइनस 1311.8 upon n square and that is किलो जाउल पर मोल. ओके, मीन्स अगर हमें n की वैल्यू पता हो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में, कौन से एनर्जी लेवल में है, तो उस n की वैल्यू अगर हमें पता है, उस शेल की वैल्यू हमें पता है, तो हम उस शेल की जो पर्टिकुलर एनर्जी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन के शेल, when the electron is confined in the K shell, in that case we have n is equal to 1. So what would be the energy of this first shell? That would be E1, and that is given as minus 1311.8 upon 1 square. So 1 square is 1. So we have the energy of first orbital or the first shell is equal to minus 1311.8 किलोजूल पर मोल. इसी तरीके से अगर हम एल शेल की बात करें कि हमारे पास जो शेल है एल शेल,
एल शेल के लिए हमारे पास n इज इक्वल टू 2 होता है, तो हम सेकेंड शेल जो है हमारे पास, जिसको हम एल शेल बोलते हैं, उसकी एनर्जी कैसे निकालेंगे? -1311.8 अपॉन 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज 4, सो आफ्टर डिवाइडिंग 1311.8 by 4, so we get -327.9 किलो जाउल पर मोल। सिमिलरली जब हम E3 कैलकुलेट करेंगे, मीन्स हम M शेल के लिए कैलकुलेट करेंगे, सो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है दैट इज -145.7 किलो जाउल पर मोल। सिमिलरली फॉर N शेल व्हेन N इज इक्वल टू 4 है, दैट मीन्स E4 इज इक्वल टू -82.0 किलो जाउल पर मोल। अब ये क्या शो कर रहा है हमें? इट शोज दैट एज द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल आल्सो इंक्रीजेस। अब हम कहेंगे भी कैसे इंक्रीज कर रही है? वैल्यू तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, नो डाउट मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है, बट आगे साइन हमारे पास क्या माइनस है, मीन्स माइनस में वैल्यू क्या है? डिक्रीज कर रही है, मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ बढ़ रही है। ओके, सो वी कैन से द एनर्जी इज इंक्रीजेस, means it is going toward the positive value. Okay, so energy is going to be increases, so negative value is going to decreases. Okay, so principal quantum number also helps to determine the average distance of the electron from the nucleus and its energy. कैसे कि अगर हमारे पास if n is equal to 1 है, जिसको हम फर्स्ट शेल बोलते हैं, तो हमने देखा है कि इट रिप्रेजेंट द एनर्जी लेवल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस। ओके, फर्स्ट शेल तो होगा न्यूक्लियस के पास ही होगा ना, एंड इट इज हैविंग द लोएस्ट एनर्जी। ओके, वो हमने देखी कितनी है, दैट इज इक्वल टू -1311.8 किलो जाउल पर मोल है। ओके, सो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वहां पे क्या हो रहा है हमारे पास एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का वो भी इंक्रीज कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये सबसे पहला शेल है जो न्यूक्लियस के पास है, इसलिए इसकी एनर्जी सबसे कम है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, हमारे पास एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, विच इज रिप्रेजेंटिंग दैट कि डिस्टेंस वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, सो हमारे पास जो n की वैल्यू है, हमने बताया कि ये 1 से स्टार्ट होके हायर तक जा सकती है, बट अभी तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू जो है मैक्सिमम 7 तक जाती है। 7 के बाद हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है अभी तक। ठीक है, अगर इन केस कोई न्यू एलिमेंट डिस्कवर होता है जो हमारे पीरियोडिक टेबल के बाद कोई नए शेल में या कोई नए पीरियड में या नए ग्रुप में जाएगा, तो वहाँ पे n की वैल्यू आगे और भी बढ़ सकती है। ठीक है, बट अभी तक जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो पूरे को पूरे फिल हो चुके हैं। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं 7th पीरियड की, तो वो अब कम्प्लीटली फिल हो चुका है। सो ओके, सो अप टू 7th पीरियड तक हमारे पास क्या है, n की वैल्यू 7 है, तो वहाँ तक हमारे सारे पास एलिमेंट्स हैं। अगर कोई नया एलिमेंट आता है तो वो आगे 8th पीरियड में जाता है या कहीं और जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो हमने पीरियड से और ग्रुप से पीरियोडिक टेबल से बाहर रखे हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है उनमें भी चला जाए कोई न्यू एलिमेंट जब डिस्कवर होगा। तो ये तो बात थी हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज द एजीमुथल, और इसको हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। वी कॉल्ड इट एज ए सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ओके, अब ये क्वांटम नंबर में क्या बताता है? दिस क्वांटम नंबर गिव्स द सबशेल और सब लेवल्स। जैसे हमने वहां पे मेन एनर्जी लेवल बोला था, ये सब लेवल, वहां पे शेल बताता है, ये सब शेल की बात करता है। तो इट रिप्रेजेंट द सबशेल्स और सब लेवल्स टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। किस शेल के अंदर जो सब शेल है, कौन से सब शेल को कोई इलेक्ट्रॉन क्या बिलोंग कर रहा है। ठीक है, सो इट इज डेजिग्नेटेड बाय सिंबल L, and corresponding to each value of n there are n possible values of this quantum number. ठीक है, ranging from 0 to n-1 values. ठीक है, मीन्स अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, तो वहां पे जो L की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होके n-1 मीन्स 1-1 0 ही हो सकती है। तो वहां पे सिर्फ L की वैल्यू क्या रहेगी, 1 वैल्यू रहेगी। जो नंबर n का रहेगा उतनी वैल्यूज क्या रहेंगी, L की रहेगी। ओके, तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, सो L कैन हैव द 2 वैल्यूज। वो 2 वैल्यूज कौन सी होंगी, 0 से स्टार्ट होके n-1 तक। तो n की वैल्यू क्या है, 2 है, सो वी कैन से वी हैव द वैल्यू फ्रॉम 0 टू n-1 मीन्स 2-1। सो वी हैव द 2 वैल्यूज, वन इज 0 एंड सेकेंड इज द 1। ओके, व्हेन n इज इक्वल टू 3 है, तो L क्या रहेगी, उसकी 3 वैल्यूज रहेंगी।
कौन कौन सी 3 वैल्यूज रहेंगी? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू n-1 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and up to 2. Okay, n is 3, so 3 minus 1 will be 2. So we have the 3 values, one is 0, last is second, and 1 will be in between these two. So it is 0, 1, 2. So there are 3 subshells in the third level or third shell, and there are 2 subshells in the second shell. There is only 1 subshell in the first shell. ओके इस तरीके से हम आगे भी निकाल सकते हैं. अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 हो, 5 हो, तो उसमें हमारे पास कितनी वैल्यूज रहेंगी l की, वो हम निकाल सकते हैं. ओके फर्दर दिस क्वांटम नंबर आल्सो गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द एंगुलर मोमेंटम. अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उनके अंदर क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम होगी. उस एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंगली उनकी कोई एनर्जी भी होती है. ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं? दैट इज गिवन बाय एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एंगुलर मोमेंटम of electron is given by h upon 2 pi root l into l plus 1. ठीक है, यहाँ पे हम l की वैल्यू पुट करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं. तो एंगुलर मोमेंटम से हम एनर्जी निकाल सकते हैं. देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द एनर्जी एंड द एंगुलर मोमेंटम. ओके, सो इट गिव्स द एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर सब शेल. ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला है. कई बुक्स में आप देखोगे कि ये h अपॉन 2 पाई को वहाँ पे h ऐसे प्राइम भी लिखा होता है, h बार भी लिखा होता है. ठीक है, सो दिस h बार इज नथिंग बट दी h अपॉन 2 पाई. ठीक है, आपको देखोगे बुक में कि जो एंगुलर मोमेंटम है कई बार उसको रूट l इंटू एल प्लस 1 h बार भी लिखा होता है. ओके, ये कुछ नहीं है, बस सिंपल ऐसी चीज़ है कि ये h अपॉन 2 पाई है, जिसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. Okay, so as I said that each value of L represent the particular subshell or sublevel, so we can say the value of n determine the possible values of the L. ठीक है, जैसे n is equal to हमने 1 लिया था, वहाँ पे L की वैल्यू क्या थी? 1 थी, that is only 0. ठीक है, n is equal to 2 है तो L की वैल्यूज क्या रहेंगी? वहाँ पे 2 रहेंगी, that means 0 and 1. Okay, when n is equal to 3 है तो there are 3 values 0, 1 and 2. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. So जैसे हमने पर्टिकुलर शेल को रिप्रेजेंट किया कि अगर n इज इक्वल टू 1 है तो हमने k शेल दे दिया, अगर n इज इक्वल टू 2 है तो उसको हमने l शेल दे दिया, एंड सो ऑन. इस तरीके से जो l की वैल्यूज हैं, द वैल्यूज ऑफ l, जैसे अगर हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मीन्स जैसे हमने शेल को नाम दिया k शेल, l शेल, m शेल, इस तरीके से हमने सब शेल को भी कुछ डेजिग्नेट किए हैं, कुछ सिम्बल्स. वो डेजिग्नेशंस क्या हैं? 0 जब हमारे पास L की वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, मीन्स दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी S सब शेल. जब वैल्यू 1 हो जाएगी L की, दैट वुड बी रिप्रेजेंटिंग एज दी P, मीन्स P सब शेल, एंड फॉर L इज इक्वल टू 2 इट इज रिप्रेजेंटिंग दी D सब शेल, एंड फॉर 3 इट इज रिप्रेजेंटिंग दी F सब शेल. अब ये 0 से लेकर 3 तक जो हमारे पास सब शेल्स हैं, इनको हमने सिंपली S, P, D और F लिख दिया. ठीक है, अब ये क्यों लिखा हमने? बिकॉज these जो वैल्यू है L की, these are coming from the some spectral line. These are the characteristics of some spectral lines which are produced in the spectra. जब हम स्पेक्ट्रा लेते हैं तो वहां से आती है. तो मीन्स जब हमारे पास वहाँ पे S सब शेल से कोई स्पेक्ट्रल लाइन आएगी तो वो शार्प होंगी, इसलिए मैंने को S लिख दिया. ठीक है, और P प्रिंसिपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, D मतलब डिफ्यूज लाइन आएंगी, और F जो फंडामेंटल होती हैं, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रीजन्स होती हैं. सो इसलिए हमने थर्ड जो सब शेल है वहां तक हमने इनको सिंपली S, P, D और F लिख दिया. S मीन्स sharp, P means principal, D means diffused, F mean fundamental. इसके बाद फर्दर हमने इनको जो है आगे कंटिन्यू किया. F के बाद इसको अगर हम L की वैल्यू हमारे पास 4 होती है तो उसको हम G कह देंगे, L की अगर 5 वैल्यू है तो उसको हम H कह देंगे. ठीक है, एंड सो ऑन. इस तरह से आगे चलते जाएंगे. ओके, सो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जस्ट हमने इसको सिंपली जैसे हमने वहाँ पे लिखा था K से स्टार्ट किया था, K के बाद L, M, N कंटिन्यू चलता रहा. इस तरीके से हमने यहाँ फर्स्ट 4 सब शेल्स हैं उनको हमने S, P, D, F का नाम दिया. F के बाद हमने आगे फर्दर G, H, I, J इस तरीके से वो नाम चलते जाएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी एजीमुथल क्वांटम नंबर. इसमें एक चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं कि सपोज हमारे पास n की वैल्यू 1 है और L की वैल्यू वहाँ पे क्या रहेगी? हमारे पास 0 रहेगी. ठीक है, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पे एक वैल्यू रहेगी. तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा कि हमारे पास फर्स्ट शेल है. ठीक है, तो वहाँ पे जो ऑर्बिटल होगा दैट वुड बी दी 1s ऑर्बिटल होगा. मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक ही वहाँ पर सब शेल है, दैट इज नोन एज दी 1s, और उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कह देते हैं. ये ऑर्बिटल क्यों कहते हैं ये हमारा जब थर्ड क्वांटम नंबर करेंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे. ओके, तो अभी बात करते हैं कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है तो L की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? दैट कैन हैव 0 and 1. देयर आर 2 सब शेल्स. ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट मीन्स 2s and
1 means p, so we have the 2p. So one is the 2s subshell, one is the 2p subshell. Similarly when n is equal to 3 है तो l की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है. मीन्स when n is equal to 3, l is equal to 0, that represent the 3s subshell. When n is equal to 3 है, l is equal to 1 है, that means it is representing the 3p subshell. When n is equal to 3 है और l is equal to 2 है, that means it is representing the 3d. ओके, सो जैसे हमने बात किया था कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n देयर आर नंबर ऑफ सब शेल्स. तो फर्स्ट शेल में हमारे पास एक सब शेल है, सेकंड शेल में हमारे पास दो सब शेल्स हैं 2s एंड 2p, और थर्ड शेल में हमारे पास तीन सब शेल हैं 3s 3p एंड 3d. सिमिलरली व्हेन n इज इक्वल टू 4 होगा तो वहाँ पे l की वैल्यू क्या रहेंगी, 0 1 2 एंड 3. ओके, तो वहाँ पे 4s 4p 4d एंड 4f, इस तरीके से हमारे पास क्या आते रहेंगे, सब शेल्स आते रहेंगे वहाँ पे. ठीक है, ओके. सो अब यहाँ बात आती है कि जो डिफरेंट सब शेल्स हैं हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन. तो अगर हम बात करते हैं इनकी एनर्जी की, ठीक है, जो ऑर्बिटल और जो सब शेल जो होगा हमारा न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक होगा उसकी एनर्जी क्या रहेगी हमारे पास, डिफरेंट होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस दूर जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होगी, चेंज होती जाएगी. अगर हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन एटम की, तो हाइड्रोजन एटम में जो हमारे पास ये जो ऑर्बिटल्स, ये जो सबशेल्स हैं हमारे पास, ये जो सबशेल्स हैं हमारे पास, ठीक है, जो 3s है 3p है 3d है, ये सेम लेवल पे रहते हैं. ठीक है, सो वी कैन से एक्सेप्ट द हाइड्रोजन द सबशेल्स विद इन ए गिवन शेल दे डिफर स्लाइटली इन द एनर्जीज. ठीक है, द एनर्जी ऑफ द सबशेल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एल. जैसे जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे हमारी उनकी जो सबशेल की एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी. दिस मीन वी कैन से फॉर ए गिवन शेल द एस सबशेल जो है हर शेल में जो एस सब शेल है उसकी एनर्जी क्या रहेगी, वो लोएस्ट रहेगी. उसके बाद पी की बारी आएगी, उसके बाद क्या रहेगी, डी की, देन एफ की. अगर हम बात करते हैं फोर्थ शेल की, तो फोर्थ शेल में हमने देखा कि हमारे पास देयर आर 4 सब शेल्स. सो वी कैन से द लोएस्ट एनर्जी विल बी द 4s, देन 4p की एनर्जी उससे ज़्यादा रहेगी, 4p की एनर्जी कम किससे रहेगी, 4d से, और 4d की कम किससे रहेगी, 4f से. सो वी कैन से द एनर्जी इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 4s टू 4p एंड 4fd एंड 4f. ठीक है, तो ये हमारा लेवल रहेगा. और अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के केस में तो 4s विल बी इक्वल टू 4p विल बी इक्वल टू 4d विल बी इक्वल टू 4f रहेगा. ये होता है हाइड्रोजन का केस में. ओके, बट ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये वहाँ पे जो सबशेल्स हैं वो खाली रहते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे लोएस्ट एनर्जी जो ऑर्बिटल होगा, जो सबसे क्लोज होगा वहाँ पे रहेगा. ठीक है, सो नेक्स्ट इज द थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. थर्ड वन इज द मैग्नेटिक quantum number. So what is that? This quantum number describe the preferred orientation of the electron in the presence of the magnetic field. Means कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन किसी भी सब शेल में है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ठीक है, पर्टिकुलर अपने सब शेल में. ओके, सो उस मूवमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के हमारे पास क्या आएगी, एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा. क्योंकि हम मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल है, वैसे चार्ज पार्टिकल जैसे मूव करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसके अराउंड कोई इलेक्ट्रिक करंट होता है. जैसे जैसे कोई इलेक्ट्रिक करंट लूप में मूव करता है तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं. तो जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी लूप में मूव करता है तो इट जनरेट मैग्नेटिक फील्ड. सिमिलरली व्हेन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन एन ऑर्बिटल और इन ए सबशेल, सो इट इज प्रोड्यूसिंग सम मैग्नेटिक फील्ड. ओके, सो जब ये जो हमारे पास एटम है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्स्ट में आएगा, और वी कैन से व्हेन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू दिस सिस्टम, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो वहाँ पे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है किसी गिवन शेल में, दैट मे टेक दी सेवरल ओरिएंटेशंस. तो उसकी ओरिएंटेशन क्या हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ वहाँ पे चेंज हो सकती है. ठीक है, जिस भी वो डायरेक्शन में उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो चेंज हो सकता है, वो ओरिएंट हो सकता है, वो विद द मैग्नेटिक फील्ड भी ओरिएंट हो सकता है. ठीक है, उसके ऑपोजिट भी हो सकता है. ये डिफरेंट उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की. इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसके मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है, सो दीज ओरिएंटेशन और द रीजन ऑफ स्पेस आर कॉल्ड द ऑर्बिटल्स. तो उस जो ओरिएंटेशन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की, उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जहां मूव कर रहा है दैट इज नॉन एज सबशेल, और उस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस किस डायरेक्शन में वो अलाइन हो सकता है, वो जो रीजन होगा दैट इज नोन एज द ऑर्बिटल. क्यों? क्योंकि वो स्पेस है जहां पे
इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहीं और हो सकता है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं और हो सकता है, क्योंकि जब वो इंटरेक्ट करेगा तो एक पर्टिकुलर हमें स्पेस मिलेगी वहाँ पे, ओके, तो वो स्पेस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोल देते हैं, ठीक है। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल m, तो इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ l, क्योंकि l क्या है, सबशेल, हम सबशेल की बात कर रहे हैं, सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसकी कुछ ना कुछ ओरिएंटेशन होंगी। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ l देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, वो कौन कौन सी होंगी। सो m कैन हैव वैल्यू वेरी फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, ठीक है, मीन्स वी कैन से -l टू +l तक वैल्यू हो सकती है, और वी कैन से -l 0 +l ऐसे वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो -l से +l के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो उसकी वैल्यूज हो सकती हैं। नाउ सपोज इफ l इज इक्वल टू 0 है तो m की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो सकती हैं, -0 से +0 तक हो सकती हैं, 0 तक। अब -0 का मतलब क्या होता है और +0 का मतलब क्या होता है, मीन्स 0, तो उस केस में जो m की वैल्यू रहेगी वो सिर्फ a की वैल्यू रहेगी, दैट इज 0, ओके। सो l इज इक्वल टू 0 मीन्स s सबशेल, तो s सबशेल की ओरिएंटेशन मीन्स 0, कोई ओरिएंटेशन नहीं है, ठीक है, तो मीन्स वहां पे दैट s सबशेल इज नोन एज द s ऑर्बिटल, तो वो एक स्फेरिकल ऑर्बिटल होता है, ठीक है, कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, अब कोई स्फीयर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास दैट इज हैविंग दी नो ओरिएंटेशन, ठीक है, तो वो एक स्फेरिकल हमारे पास जो होता है ऑर्बिटल होता है, ओके। सो इट इज हैविंग वन ऑर्बिटल, दैट इज when l is equal to 0, that is having only one orbital, that is s orbital, okay। when l is equal to 1 है, so m can have values -1 0 +1, ठीक है, -1 से +1 तक वैल्यूज हो सकती है, और -1 से जब हम +1 तक जाते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक बीच में 0 नंबर आता है। सो वी कैन से कि m कैन हैव द 3 ओरिएंटेशंस, तो उन 3 ओरिएंटेशन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन का हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा सकता है, अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो हम कहेंगे भी वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो 0 हो गया, अगर तो उसकी डायरेक्शन में अलाइन होता है तो हम कहते हैं कि वो +1 हो गया, और अगर उसके ऑपोजिट होता है तो हम उसको कहते हैं कि वो -1 हो गया। तो मीन्स ये एक हमारे पास रीजन ऑफ स्पेस है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, तो दिस इज दी जो हमारे पास क्या रहेगा, एक ऑर्बिटल रहेगा, तो इस तरीके से हमारे पास उसकी शेप आ जाती है, ठीक है। सो इसलिए अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर l की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी, ठीक है, तो l की वैल्यू अगर 2 रहेगी तो हमारे पास m की वैल्यू क्या हो सकती है वहाँ पे, -2 -1 0 +1 और +2 तक हो सकती है, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें l = 1 लिया है तो मीन्स उसकी 3 ओरिएंटेशन है, तो 3 ओरिएंटेशन मतलब क्या है, p ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो p की 3 ओरिएंटेशन हो सकती हैं, वो px हो सकता है, ठीक है, py हो सकता है और pz हो सकता है, भी 3 कोऑर्डिनेट्स में उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है, वो क्या होती है, px py pz हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही l = 2 है तो उसकी 5 ओरिएंटेशन हो सकती है, -2 -1 0 +1 और +2। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कि यहाँ पे हमारे पास 0 है तो इसको हम सिंपली इस तरीके से दिखा देते हैं। अगर बात करते हैं +1 की, ऊपर हमारा प्लस का स्केल है, नीचे हमारा माइनस का स्केल है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये +1 आ गया, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे +2 आ जाती है, ठीक है। इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पे हम -1 ले लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारी आती है ये -2 आती है, दिस इज -2, दिस इज -1, दिस इज 0, दिस इज +1 एंड दिस इज +2। तो मीन्स ये एक हमारे पास रीजन है जिसके अंदर हमारे पास वो ऑर्बिटल्स हो सकते हैं व्हेन l = 2 है, मीन्स d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल्स जो है हमारे पास वो कौन कौन से हो सकते हैं, हमें पता है भी कौन कौन से हैं, dxy हो सकता है, dyz हो सकता है, dzs हो सकता है, और dx² - y² हो सकता है, और dz² हो सकता है। ये 5 टाइप के हमारे पास ऑर्बिटल के है, इस जो है हमारे पास जो सेकंड सबशेल है उसमें हो सकते हैं वो, ठीक है। सो अगर हम बात करें कि हमें कैलकुलेट करना हो कि अगर हमारे पास l की वैल्यू हायर है, इफ वी हैव द वैल्यू हायर देन 2 और 3, सो अगर हमें फाइंड आउट करना हो हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m वुड बी देयर, सो सिंपली वी कैन राइट 2l + 1 वैल्यूज विल बी देयर, ठीक है। जैसे पुट करो, अगर हमारे पास l की वैल्यू 0 है तो ओनली 1 वैल्यूज विल देयर, अगर l की वैल्यू 1 है तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएंगी, और अगर l की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 × 2 4 + 1 5 और वैल्यूज हो जाएंगी, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये एक जनरलाइज फॉर्मूला है, अगर आपने निकालने हो कि कितनी हमारे पास ओरिएंटेशन हो सकती है कि पर्टिकुलर ऑर्बिट पर्टिकुलर सबशेल में, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देयर हैव द 5 वैल्यूज फॉर l = 2, ठीक है। फॉर l = 1 वी हैव द 3 वैल्यूज और वी हैव द 3 ओरिएंटेशंस,
ठीक है। व्हेन L इज इक्वल टू 0 देयर इज ओनली वन ओरिएंटेशन और वन वैल्यूज। तो वन ओरिएंटेशन क्या है, वो हमारे पास स्फेरिकल ओरिएंटेशन होती है। ओके, सो बाय दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पर्टिकुलर ओरिएंटेशन और पर्टिकुलर ऑर्बिटल। इसके बाद आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, दैट इज ए फोर्थ क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम जैसे कि मैंने बताया था कि ये स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज नॉट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ओके, बट इसको हमने इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू अकाउंट फॉर द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ओके, और ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बट इट इज ऑल्सो स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। सो द स्पिनिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड अगेन, ठीक है, इन एडिशन टू दी ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या ऑर्बिटल मूव कर रहा है तब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, और अपनी एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, तो वहां पे भी कोई ना कोई क्या रहेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। ओके, सो दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। That's why we have introduced this fourth quantum number. So it is represented by a symbol S. Okay, so the electron can spin either in the either of the direction, means clockwise भी मूव कर सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी ये मूव कर सकता है। सो अगर तो ये एंटी क्लॉकवाइज की रोटेशन है तो हम उसको प्लस हाफ लिख देते हैं, अगर उसकी जो एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस हाफ लिख देते हैं। क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ हम लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम इसको माइनस हाफ लिखते हैं। ठीक है, और प्लस और माइनस साइन जस्ट हमें क्या बता रहे हैं कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज है, और इसकी ओरिएंटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन में उसके चार्ज और मास के कारण हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम आती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आती है, उसको हम सिंपली स्पिन कह देते हैं। ठीक है, उसका कोई ना कोई चार्ज है, उसका कोई ना कोई मास है, और उसकी कोई ना कोई मोशन है। बिकॉज ऑफ दैट मोशन देयर इज ए सम स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज सिंपली नोन एज ए स्पिन। ठीक है, उस एंगुलर मोमेंटम को हम सिंपली स्पिन कह देते हैं। So the spin angular momentum of electron is constant always. ठीक है, हर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहती है वो कांस्टेंट रहती है, एंड दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालते हैं, स्पिन जो एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय रूट एस इंटू एस प्लस वन, ओके, इंटू एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो इसमें जो s है दैट इज स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और जो हमने बोला कि उसकी जो अपना वो रहेगी स्पिन एंगुलर मोमेंटम रहेगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द स्पिन वैल्यू। ओके, तो s इज इक्वल टू हाफ हमने लेना होता है। ओके, तो अगर हमारे पास s क्या एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए s क्या रहेगा, वो हाफ रहेगा, वो प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। सो बाय यूजिंग दिस हाफ वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज स्पिनिंग। ओके, सो वो क्या रहेगी, हमारे पास वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो अगर हम पुट करते हैं इसको, हाफ इंटू हाफ प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, इसका रूट ले लेते हैं। सो इट इज 3 अपॉन रूट 3 अपॉन 4 पाई एच। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट विल बी दी रूट 3 अपॉन 4 पाई एच आ जाएगा। सो कुछ नहीं है, इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। सो स्पिन एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन हैव द टू ओरिएंटेशन। सपोज ये कोई एक इलेक्ट्रॉन है, अगर तो वो क्लॉक में मूव कर रहा है तो इस तरीके से हम उसकी डायरेक्शन दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोई जेड एक्सिस है जहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो देखा कि जो रहेगी उसकी एंगुलर मोमेंटम रहेगी। ठीक है, तो ये हम बता रहे हैं कि इसकी प्लस हाफ स्पिन है, तो उसकी जो एंगुलर मोमेंटम रहेगी दैट वुड बी रूट 3 अपॉन 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई, या फिर सिंपली 4 पाई भी लिख सकते हैं इसको। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास जेड एक्सिस है जहाँ पे वो मूव कर रहा है एक्सिस के अराउंड, तो इट इज एस इज इक्वल टू माइनस हाफ लिखेंगे उसको हम, और इसकी जो वो रहेगी एंगुलर मोमेंटम रहेगी दैट वुड बी ऑन दिस डायरेक्शन, और इट इज 3 अपॉन 4 पाई, हम इसको ऐसे लिख देते हैं इंटू एच। ओके, सो दिस आर द क्वांटम नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय एन, एल, एम एंड एस। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर।